स्टूडेंट्स, सरस्वती के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर मैं दिलीप पटेल स्वागत करता हूं आपका। हम कक्षा 12 की फिजिक्स का किरण प्रकाशिकी चैप्टर अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन किया था। साथ ही हमने परावर्तन के नियम और दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं। वापस एक बार उसको रिवाइज करते हैं। दर्पण, हमने दर्पण की परिभाषा पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई एक कांच का पृष्ठ होता है, उसके एक तरफ अगर पॉलिश कर दी जाए तो दूसरी तरफ से वो किरणों को परावर्तित करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार जो बनता है उसे हम दर्पण नाम देते हैं। दो प्रकार के दर्पण हमने पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने समतल दर्पण, दूसरा पढ़ा था हमने गोलीय दर्पण। समतल दर्पण नाम से पता है, अगर कोई कांच का समतल सतह है, उसके एक तरफ पॉलिश कर दी जाए तो दूसरी तरफ से प्रकाश की किरणों का परावर्तन होने लग जाता है। इस प्रकार जो दर्पण बनता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होता है गोलीय दर्पण? स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण, आपने कभी कभी एक ऐसे दर्पण देखे होंगे कि जिसके सामने अगर हम खड़े होते हैं तो कभी हमारा मुंह एकदम से बड़ा दिखाई देता है, कान बहुत छोटे दिखाई देते हैं। या कभी ऐसे दर्पण देखे होंगे कि अंदर से कभी नाक हमें चपटा दिखाई देता है, कान बड़े दिखाई देते हैं। या आपने कि कोई गाड़ियों के साइड कांच के अंदर लगे होते देखे होंगे, गाड़ियों के आगे फ्लैश कांच के अंदर जो आगे हेडलाइट होती है उसके अंदर देखे होंगे। तो वहाँ जो दर्पण लगे होते हैं वो हल्का सा शेप लिए हुए होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो इस कारण होता है कि वहाँ जो प्रतिबिंब बनता है उसका अलग तरीके से व्यवहार होता है। कैसा व्यवहार होता है, कौन कौन से कार्य करते हैं वो दर्पण, वो हम इस गोलीय दर्पण के अंदर बात करेंगे। गोलीय दर्पण अगर हम बताना चाहें कैसे बनता है तो मान लेते हैं हमारे पास एक कोई कांच का खोखला गोला है। ये हमने कांच का खोखला गोला लिया। इस कांच के खोखले गोले को अगर हम यहाँ से इस प्रकार काट देते हैं तो इसके दो भाग बन जाते हैं। ये एक, ये दूसरा भाग। अगर मैं इन दोनों भाग को अलग कर दूं तो जो पहला भाग है वो इस प्रकार से दिखाई देता है, ऐसे ही दिखाई देगा। ये कांच का गोला भाग है, मतलब ये चारों तरफ से ये कांच से पैक है, अंदर से एक खोखला गोला है। अगर इस पार्ट के में किसी एक तरफ अगर पॉलिश कर दूं तो जो दर्पण बनेगा वह गोलीय दर्पण कहलाएगा। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास एक कोई फुटबॉल की गेंद है। आप मान लीजिए कांच के गोले की तरह एक फुटबॉल की गेंद है। अगर उसको मैं बीच से इस प्रकार, साइड के अंदर से इस प्रकार से काट लूँ तो ये इस प्रकार कटा हुआ भाग हमें दिखाई देगा। इस प्रकार कटा हुआ भाग दिखाई देगा। ऐसे मान लीजिए कटोरे के रूप में, इसी प्रकार होता है कटोरे के रूप में, ये वाला भाग दिखाई देगा। यानी कटोरे का जो भाग अंदर से धंसा हुआ, बाहर की तरफ से क्या होगा, उभरा हुआ भाग होगा। यह भाग किसकी तरह कार्य करेगा? गोलीय दर्पण की तरह कार्य करेगा। इसके किसी एक भाग, या तो अंदर वाला भाग या बाहर वाले भाग, किसी एक की तरफ अगर पॉलिश कर दी जाए, वही रजत पॉलिश कर दी जाए, तो ये जो दर्पण होगा, जो दूसरे वाला पृष्ठ होगा जहाँ से किरणों का परावर्तन हो सकता है, वह गोलीय दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। अब यह गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण, यह दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। एक दर्पण होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। इसको हम कॉनकेव मिरर और इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। दो प्रकार के दर्पण बनते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण।
किसे अवतल दर्पण कहेंगे, किसे उत्तल दर्पण कहेंगे। देखिए इसमें अगर इस कांच के गोले का जो कटा हुआ भाग हमने लिया है उसके अगर बाहर की तरफ पॉलिश कर दी जाए, ये कांच का कटा हुआ भाग मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, ये रहा कांच का कटा हुआ भाग जो हम ले रहे हैं, इस कांच के कटे हुए भाग के बाहर की तरफ अगर हम पॉलिश कर दें, ये हमने बाहर की तरफ क्या कर दी, पॉलिश कर दी। जब बाहर की तरफ पॉलिश कर दी जाती है तो जो प्रकाश की किरणें होगी वो कहाँ से परावर्तित होगी, इसके आंतरिक भाग से परावर्तित होगी, यहाँ से किरणों का रिफ्लेक्शन हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो जब किसी गोलीय सतह के बाहर की तरफ अगर उभरे हुए भाग की तरफ अगर हम पॉलिश कर दी जाए तो इसके अंदर वाले सतह से प्रकाश किरणों का परावर्तन होने लग जाता है। तो इस प्रकार जो दर्पण बनता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा, अगर किसी गोलीय दर्पण के अंदर वाले भाग की तरफ अगर पॉलिश कर दी जाए, ये हमने अंदर वाले भाग की तरफ क्या कर दी, पॉलिश कर दी, अंदर वाले भाग की तरफ पॉलिश कर दी जाए तो जो प्रकाश की किरण है वो इसके उभरे हुए भाग से क्या होगी, परावर्तित होगी। यहाँ से किरणें आएगी वापस क्या होगी, परावर्तित होगी। तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनेगा या जो दर्पण हमें प्राप्त होता है उस दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। समझ में आ गया होगा आपको। दो प्रकार के दर्पण हमने पढ़े थे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के अंदर बात करें तो वो भी दो प्रकार के होते थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगर परिभाषा लिखना चाहिए गोलीय दर्पण की तो गोलीय दर्पण की परिभाषा हो सकती है किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग जहाँ से प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी किसी कांच के गोले को अगर हम साइड से काट लें तो जो कटा हुआ भाग होता है उसके अगर एक तरफ अगर हम पॉलिश कर दी जाए तो दूसरा पृष्ठ क्या करेगा, परावर्तन का कार्य करेगा। इस प्रकार जो दर्पण बनेगा वो क्या करेगा, हमारे पास गोलीय दर्पण कहलाएगा। उस परावर्तक पृष्ठ को होता है उसके आधार पर भी हम उसको दो भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। यानी उसके आंतरिक जो धसा हुआ भाग है अंदर की तरफ पॉलिश करें तो कौन सा दर्पण बनेगा, अगर बाहर की तरफ अगर हम पॉलिश करें अंदर की तरफ से अगर हम देखें तो कौन सा दर्पण बनेगा। तो वो दो प्रकार के दर्पण बनते थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगर कांच के पृष्ठ के बाहर की तरफ अगर पॉलिश कर दी जाए और जो परावर्तन है वो आंतरिक भाग से हो तो इस प्रकार जो दर्पण बनेगा अवतल दर्पण कहलाएगा। और अगर हम कांच के आंतरिक सतह पर पॉलिश कर दी जाए और परावर्तक अगर बाहर की तरफ से हो तो जो दर्पण बनेगा वो कहलाएगा उत्तल दर्पण। अब हम बात करते हैं इन दोनों दर्पणों से किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है या कैसे दो किरणें। पहले हम बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण से परावर्तन। उत्तल दर्पण से किरणों का किस प्रकार परावर्तन होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक उत्तल दर्पण है, इस प्रकार हमने कांच का एक कटा हुआ भाग लिया। उत्तल दर्पण कैसे बनेगा, पॉलिश कहाँ की जाएगी, इसके आंतरिक सतह पर। हमने आंतरिक सतह पर पॉलिश कर दी। अब हम इस जो उत्तल दर्पण है उसका जो परावर्तक सतह कौन सा होगा, बाहर वाला उभरा हुआ भाग। अगर किरणें यहाँ से परावर्तित होगी, इस प्रकार किरणें आएगी तो किस प्रकार प्राप्त होगी। ये मान लिया हमारे पास एक कोई किरणें इस प्रकार आपतित हुई,
परावर्तन का नियम हमने पढ़ा है। परावर्तन का जो नियम होता है वो दोनों दर्पणों के लिए कार्य करता है, चाहे गोलीय दर्पण हो या समतल दर्पण हो, दोनों के लिए वही परावर्तन के नियम काम करेंगे। कौन सा नियम? पहला नियम हमने पढ़ा था कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होगा? एक समान होगा। दूसरा नियम हमने पढ़ा था आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो वही नियम यहाँ लगाएंगे कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक आपतित किरण है। अब जब ये आपतित किरण होगी तब टकराने के बाद ये क्या करेगी? उसी माध्यम के अंदर लौट जाएगी। जैसे हमने समतल दर्पण से परावर्तन पढ़ा था, एक दूसरी और किरण इस प्रकार से आपतित होगी, टकराने के बाद क्या करेगी? ये लौट जाएगी। और किरणें अगर हम लें, ये हमारे पास आपतित किरण टकराने के बाद ये भी लौट जाएगी। एक और किरण अगर हम बात करें, ये भी किरण टकराने के बाद वापस लौट जाएगी। ये आपतित किरणें टकराने के बाद वापस क्या करती है? उसी माध्यम के अंदर लौट जाती है। अब अगर इसको देखें, हम इन दर्पण को देखें, तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होता है कि यह किरणें क्या करती हैं? पीछे वाले भाग की तरफ अगर हम मिलाएं, इन किरणों का जो प्रतिबिंब है वो पीछे की तरफ अगर हम मिलाना चाहें तो इस प्रकार एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ हमें वास्तविक रूप से प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। यह होगा सबसे पहले हमारे पास उत्तल दर्पण से परावर्तन। दूसरा पढ़ते हैं हम अवतल दर्पण से परावर्तन। अवतल दर्पण से परावर्तन की बात करें तो वही हमारे पास एक अवतल दर्पण। किस प्रकार अवतल दर्पण बनेगा? अगर इसके बाहर की तरफ अगर हम पॉलिश कर दें, अगर बाहर की तरफ हमने पॉलिश कर दी, इस प्रकार एक अवतल दर्पण बनेगा। इस अवतल दर्पण के आंतरिक भाग पर अगर हम प्रकाश किरणों का आपतन करें तो वही आपतन परावर्तन के नियम अनुसार टकराने के बाद वापस क्या करेगी? उसी माध्यम के अंदर लौट जाएगी। ये हमारे पास आपतित किरण है, ये वापस परावर्तित किरण है। और अगर मिलाए इस प्रकार ये आपतित किरण है, वापस परावर्तित किरण है। आपतन के पश्चात वापस परावर्तित होती है। तो इस प्रकार उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमें एक आभासी रूप के अंदर प्राप्त होता है। यहाँ किरणें वास्तविक नहीं मिलती बल्कि इनको मिलाया जाता है, जबकि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वह प्रतिबिंब एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर किरणें मिलती हुई वास्तविक रूप के अंदर प्रतीत होती हैं। इस प्रकार हमने बात की थी उत्तल और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब और परावर्तन के बारे में। अब गोलीय दर्पण को पढ़ने के लिए हमें गोलीय दर्पण की कुछ परिभाषाएं पढ़नी पड़ेगी, यानी हमें पढ़ना पड़ेगा गोलीय दर्पण के अंदर क्या क्या परिभाषाएं काम में लेते हैं, किस प्रकार हमें चिन्ह परिपाटी काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हम उन परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहले बात करते हैं हम द्वारक। क्या होता है द्वारक? अगर हम वापस उस गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग प्राप्त करें कि जैसे मान लो हमारे पास एक कोई कांच का गोला है, इस कांच के गोले को अगर हम यहाँ से इस प्रकार से कट कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या प्राप्त होगा? एक गोलीय दर्पण प्राप्त होता है।
तो द्वारक की क्या परिभाषा हो जाएगी हमारे पास? किसी कांच के गोले का वह कटा हुआ भाग जहाँ से प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है, वह कटा भाग द्वारक कहलाता है। इसको हम ए बी से डिनोट करते हैं। यानी हमारे पास इस पूरे कांच के गोले का सिर्फ यही भाग होगा जो गोलीय दर्पण की भांति कार्य करेगा। इस कटे हुए भाग को कहते हैं द्वारक। दूसरा परिभाषा होगी हमारे पास ध्रुव। ध्रुव की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं? किसी कांच के कटे हुए गोलीय भाग का या द्वारक का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। जैसे हमारे पास ये हमारे कांच का कटा हुआ भाग है जो ए बी द्वारक कहलाता है। इस ए बी द्वारक का मध्य बिंदु, यहाँ मध्य बिंदु लेते ये P, यह मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। तीसरी परिभाषा ले वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की परिभाषा अगर हम लें तो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? कि गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस कांच के गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वापस परिभाषा सुनिए, इसको मैं लिख देता हूँ। गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का कटा भाग होता है, उस खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे हमने ये गोला लिया, इस खोखले गोले को हमने क्या कर दिया? गोलीय दर्पण के रूप में यहाँ से ये बी से काटा, तो ये जो खोखला पूरा गोला है इसका केंद्र कौन सा है? यही केंद्र होगा। सी से डिनोट करते हैं हम। इस केंद्र को ही क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र। यानी गोलीय दर्पण, ये वाला गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का, ये पूरा जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। अगली परिभाषा लेते हैं हम, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या होगी? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के मध्य दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। परिभाषा लिखते हैं हम, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से परिभाषित करते हैं। हमने वक्रता केंद्र को C से परिभाषित किया था, यहाँ हम वक्रता त्रिज्या को R से परिभाषित करते हैं। तो इस A और B जो हमारे पास दर्पण है, गोलीय दर्पण, इसका ध्रुव यहाँ P, इन दोनों के मध्य जो दूरी है, यह दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगली परिभाषा की बात करें हम, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या होगा? कि गोलीय दर्पण से कोई किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई
या प्रतीत होती है या जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। वापस सुन लीजिए परिभाषा। किसी गोलीय दर्पण, ये हमारे पास ये गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। अभी हमने जब अवतल दर्पण और अवतल दर्पण के अंदर जो परावर्तन पड़ा था उसके अंदर देखा था, उत्तल दर्पण के अंदर ये जो किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है तथा अवतल दर्पण के अंदर ये किरणें वास्तविक रूप के अंदर मिलती है। तो जहाँ ये दोनों किरणें मिल रही थी उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। तो परिभाषा लिखते हैं, गोलीय दर्पण से परावर्तन पश्चात प्रकाश किरणें जहाँ पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है फोकस बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो इस गोलीय दर्पण की परिभाषा के अंदर देखिए हमने कौन कौन सी परिभाषा पढ़ी थी। सबसे पहले बात की थी द्वारक। द्वारक यानी कांच के खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग जहाँ से किरणें परावर्तित होती हैं वह क्षेत्र क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। द्वारक का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। तीसरी परिभाषा पढ़ी थी वक्रता के अंदर, जिस कांच के गोले का हम गोलीय दर्पण बना रहे हैं उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। अगले होता है हमारे पास वक्रता त्रिज्या। ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, इन दोनों के मध्य दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। अगली परिभाषा पढ़ी थी हमने फोकस बिंदु, यानी ये हमारे पास गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण के अगर हम दोनों में से किसी एक भाग की तरफ पॉलिश कर दी जाए तो क्या होगी? प्रकाश किरणें परावर्तित होगी। तो जब प्रकाश किरणें परावर्तित होगी तो परावर्तन के पश्चात वापस क्या करेगी? किसी एक बिंदु पर मिलेगी। तो उस बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस बिंदु। अगली परिभाषा हम पढ़ते हैं फोकस दूरी। क्या होगी फोकस दूरी की परिभाषा? फोकस बिंदु तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। फोकस बिंदु तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास फोकस बिंदु यहाँ प्राप्त होता है, तो इस फोकस बिंदु तथा ध्रुव के मध्य की जो दूरी होगी उस दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। अंतिम परिभाषा है हमारे पास मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होगी? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी हमारे पास एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग जो दर्पण कहलाएगा, उस गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। इस ध्रुव और वक्रता केंद्र C से जाने वाली जो रेखा होगी उस रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। जैसे यहाँ से इस प्रकार ये रेखा जा रही है, जो कहाँ से गुजर रही है? वक्रता केंद्र C और ध्रुव से होके गुजर रही है। तो इस रेखा को क्या कहेंगे हम? मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से
जाने वाली रेखा या अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार हमने ये 7 परिभाषाएं पढ़ी थी। गोलीय दर्पण को आगे इसकी जो घटनाएं हैं, परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे। तो यहाँ जो ये परिभाषा ये आगे काम आने वाली है, इसीलिए हम एक बार इन परिभाषाओं को वापस रिवाइज कर देते हैं। पहली परिभाषा थी हमारे पास, पहला हमने परिभाषा पढ़ी थी द्वारक। क्या होता है द्वारक? यानी गोलीय दर्पण का वह भाग जहाँ से प्रकाश किरणें क्या होगी, परावर्तित होगी। जैसे वापस मैं आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करवा लेता हूँ। समझने का प्रयास कीजिए। ये हमारे पास कांच का गोला है। अभी किसी तरफ से पॉलिश नहीं कर रहे, सिर्फ एक कांच का गोला है, एक बड़ा गोला है कांच का। उसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस प्रकार से काट रहा हूँ। ये गोले को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। जब यहाँ से कट करूँगा तो ये वाला जो भाग होगा ये क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। परिभाषा पढ़ी हुई हमने। गोलीय दर्पण की परिभाषा यही होती है, किसी कांच के एक भाग को अगर हम कट कर दे तो जहाँ से हमें प्रकाश की किरणों का परावर्तन हो जाता है वो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो इस पूरे कांच के गोले का वह भाग जहाँ से किरणें क्या होगी, परावर्तित होगी। अगर मैं इस वाले भाग के अंदर की तरफ पॉलिश कर दूँ तो यहाँ से किरणें क्या होगी, परावर्तित होगी। अगर बाहर की तरफ मैं पॉलिश कर दूँ तो यहाँ से किरणें क्या होगी, परावर्तित होगी। तो इस भाग को क्या बोलोगे आप, द्वारक। अब इस वाले भाग को मिटा देते हैं, या मैंने चाहिए। चलिए दूसरा हमने पढ़ा था ध्रुव। क्या परिभाषा पढ़ी थी, द्वारक के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव। ये हमारे पास ए बी द्वारक है, इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव। तीसरी परिभाषा हमने पढ़ी थी वक्रता केंद्र। यानी वक्रता केंद्र की परिभाषा पढ़ी थी कि कांच के गोले का वह भाग जहाँ से किरणें प्रकाशित होती है, उस खोखले गोले का जो केंद्र कहलाता है वो केंद्र क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। यानी इस जो हमने गोला बनाया था अभी कांच का गोला, उसका केंद्र ये वाला केंद्र यहाँ, उस केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। अगली परिभाषा पढ़ी थी हमने वक्रता त्रिज्या। परिभाषा पढ़ी है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो हमारे पास ये वक्रता केंद्र, ये हमारे पास ध्रुव, इन दोनों के मध्य जो दूरी है ये दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। फिर हमने बात की थी फोकस बिंदु। फोकस बिंदु किसे कहेंगे कि प्रकाश किरणें जहाँ से परावर्तित होती हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, फोकस बिंदु कहा जाता है। अब अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, तो जब अवतल दर्पण होगा तब इसके बाहर की तरफ पॉलिश की जाएगी, किरणें यहाँ से क्या होगी, परावर्तित होगी। जब यहाँ से परावर्तित होगी तो परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से क्या करेगी, ये मिलती हुई प्रतीत होगी हमें। जब मिलेगी यहाँ किरणें तो इस बिंदु को क्या कहा जाएगा, फोकस बिंदु कहा जाएगा। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण के अंदर क्या होगा, अंदर वाले भाग की तरफ से क्या किया जाएगा, पॉलिश कर दी जाएगी। बाहर वाले से क्या होगी, किरणें परावर्तित होगी। तो बाहर वाले जब किरणें परावर्तित होगी तब क्या करेगा, उस किरणों को पीछे की तरफ से अगर मिलाएंगे हम, जो किरणें परावर्तित होकर चली गई है उन किरणों को मिलाएंगे तो ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो इसका अर्थ क्या होगा, प्रतीत होती है या मिलती हुई है, जहाँ तो जिस बिंदु पर यह घटना होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। अगला बात कर रहे हैं हम फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होगी, फोकस बिंदु तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या बोलोगे, फोकस दूरी। ये हमारे पास मान लेते हैं यहाँ फोकस बिंदु है, ये फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य ये दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। फिर बात कर रहे हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये होगी वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली जो रेखा होगी, जो अक्ष होगी उसको क्या कहा जाएगा, मुख्य अक्ष। ये हमने बात की थी गोलीय दर्पण से संबंधित होने वाली परिभाषाएं। अब बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण
जो परावर्तन बनता है, जो ये घटनाएं होती है किसी दर्पण का प्रतिबिंब का बनना, उसके अंदर हम कुछ चिन्ह परिपाटी काम लेते हैं। तो क्या होती है चिन्ह परिपाटी, देखिए